नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, एग्जाम्स जो है आपका दिसंबर में है, ये आप सभी को पता होगा। जल्द ही आपका नोटिफिकेशन इसका भी आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है आपके पास। ठीक है, और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको डेली जो है सीटेट से रिलेटेड पेपर्स कराता हूँ। टॉपिक टू टॉपिक वाइज जो है वीडियोस भी देता हूँ, चाहे वो सीडीपी का हो, ईवीएस का हो, मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, सभी जो है आपको यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे पेपर्स को लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस आधारित, जो किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेंगे। और बाकायदा बहुत ही सरल भाषा में जो है आपको क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप जो भी व्यक्ति पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, या जो बार बार कई बार एक दो बार देने के बाद भी उनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, वो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। और भी वीडियोस देखिए, लेकिन इनको भी देखिए, है ना। और मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। तो आइए सीटेट का पेपर आज सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, लाइक मोटिवेशन के लिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से डेली नए नए वीडियो लेकर के आते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको भी कर लीजिएगा। और हमसे कोई भी बात, कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ आप जो है फ्री है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर कमेंट आप हमें करिएगा। वीडियो से रिलेटेड हो, कोई भी पढ़ाई से रिगार्डिंग कोई भी मैसेज हो, मैं आप दीजिएगा, मैं ज़रूर उसका कमेंट करूंगा। और आपको उससे रिगार्डिंग अगर कोई मैसेज होगा पढ़ाई से रिलेटेड, तो मैं वो भी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? बहुत ही सामान्य और सिंपल सा क्वेश्चन है। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और ये सिद्धांत किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ चार ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर यह आधारित है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का मतलब होता है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बौद्धिक विकास से। तो नैतिक विकास में सही और गलत की पहचान की जाती है। भाई, नैतिकता क्या है? अगर व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है, अच्छे और बुरे का बोध नहीं कर पाता है ना, और इसी के आधार पर, नैतिक विकास के आधार पर वो समाज में जो के अनुरूप आचरण नहीं कर पाता है, तो वो व्यक्ति नैतिक नहीं है। यही तो बात कही जाती है कि ये व्यक्ति नैतिक नहीं है, मतलब वो व्यक्ति गलत है, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है। तो नैतिक में सही और गलत, अच्छे और बुरे का बोध करना, समाज के अनुरूप आचरण करना, ये किस पर आधारित है? तो ये संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, मतलब बुद्धि, चेतना और ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप ज़रूर से ज़रूर, मुझे अब विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे होंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, ZPD का क्या अर्थ है? देखिए, वाइगोस्की ने तीन चीज़ों को डिफाइन किया है, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग, इन तीन शब्दों को डिफाइन किया है। ZPD में क्या होता है कि बच्चा जो है, सहारा मिलने पर बच्चा क्या कर सकता है ना, मतलब विद द हेल्प, जो है बच्चा जो है हेल्प की मदद से, बच्चा हेल्प की मदद से जो है कौन सा कार्य जो है बच्चा कंप्लीट कर सकता है किसी की। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी, सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, आत्म केंद्रीयता जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म की उच्चतम मात्रा किस अवस्था में दिखाई देती है? तो देखिए, ईगोसेंट्रिज्म की जो अवधारणा जो है थी, ये पियाजे ने डिफाइन करी है। चार अवस्थाओं में से एक अवस्था में ये बच्चा आता है इसमें। तो ये जो अवस्था आती है, ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चार चरणों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। पियाजे के चार चरण हैं, उन चार चरणों को कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो ईगोसेंट्रिज्म होता है, आत्म केंद्रियता की भावना होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग शब्द जो है किस शिक्षाविद से जुड़ा हुआ है? तो मैंने अभी आपको बताया है कि स्कैफोल्डिंग, ZPD, MKO जिसे कहते हैं मोर नॉलेज अदर्स, ये तीनों शब्द जो हैं, ये वाइगोस्की ने इसको डिफाइन किया था। यहाँ पे क्या है, हेल्प की मदद से, बच्चा हेल्प से जो है बच्चा अपने काम को कंप्लीट करता है। MKO में क्या होता है, मोर नॉलेज अदर्स,
आपसे ज़्यादा कोई नॉलेज वाला व्यक्ति आपको जो है रास्ता दिखाएगा, तो मोर नॉलेज अदर्स हो जाए। जैसे कि आप सीटेट का पेपर किसी टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, सीटेट के लिए आप कोई टीचर आपको मार्गदर्शन दे रहा है, तो वो मोर नॉलेज अदर है, क्योंकि उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। उसके बाद आ जाते हैं ZPD हो गया, उसके बाद आ जाता है स्कैफ फोल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं टीचर के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा टेम्परेरी जो है हेल्प देना। मतलब इस बच्चे को एक तरीके से वो चीज़ कार्य आता है, जैसे साइकिल चलाते वक्त बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट देना, और वो कार्य उस आसानी से तेज़ी से सीख जाता है, ठीक है। या फिर कुछ भी पढ़ाते वक्त उसको याद है, ABCD सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, अब बीच बीच में वो गलतियां करता है, तो बीच बीच में उस गलतियों को सुधारना, तो वो आता है स्कैफ फोल्डिंग में। स्कैफ फोल्डिंग को हम मचान भी कहते हैं, पाड़ भी कहते हैं। ये शब्द जो है डिफाइन किया था वाइगोस्की ने, वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इनका मानना था बच्चे के बौद्धिक विकास में समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब इन्हीं के संपर्क, इन्हीं दोनों की अंतः क्रिया से बच्चे का जो है बौद्धिक विकास जो है डेवलप होता है, ठीक है। शिक्षण वही है जो बच्चों के अनुभवों से जुड़ता है। यह किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? तो अनुभव आधारित जो है शिक्षा की बात कर रहा है, तो इसे कहते हैं हम प्रगतिवादी। देखिए प्रोग्रेसिविज्म जो है, आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। एक बालक की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को कौन सा जो है सिद्धांत दर्शाता है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करें, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है, मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की अगर बात करें, तो मास्लो का आत्म साक्षात्कार सिद्धांत, इनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। इन्होंने जो है हायरार्की ऑफ नीड्स का जो है सिद्धांत दिया था। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स जिसे कहते हैं आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की आवश्यकताएं शारीरिक से शुरू होता है और सुरक्षा, सामाजिक सम्मान तक ये जो है पदानुक्रम चलते हैं, ठीक है। तो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए। बाल केंद्रित शिक्षा का संबंध निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक है? तो यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा का जो है अगर हम बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, तो ये जो संबंधित है शिक्षक जो है केंद्रित पाठ्यक्रम से नहीं है, यहाँ पे अनुभवात्मक अधिगम से, एक्सपीरियंशियल जो है लर्निंग से। ऑप्शन यहाँ पे सातवें का जो है ऑप्शन बी सही जवाब होगा। उलटनीयता, रिवर्सिबिलिटी का बोध सबसे पहले कब होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है, रिवर्सिबिलिटी अगर शब्द आ जाए, है ना, तो ये शब्द जुड़ा हुआ है पियाजे से, और ये बोध होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। बच्चों में भाषा विकास का प्रारंभ होता है, तो बच्चों में भाषा विकास कब से प्रारंभ हो जाती है? तो देखिए बच्चों में भाषा का विकास जो है जन्म से जो है प्रारंभ मानी जाती है, और ये स्टेटमेंट चोम्स्की से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो है भाषाई गुण के साथ पैदा होते हैं, जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। तो इसी के आधार पे, ये जन्मजात क्षमता के आधार पे ही बच्चों में भाषा विकास का प्रारंभ शुरू हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री से संबंधित है? तो देखिए लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। कोई भी कार्य जब वो बच्चा स्वयं से करता है, अपने हाथों से, अपने सामने मौजूद होकर के डायरेक्टली जो है एक्टिव होकर के चीज़ों को करता है, तो बहुत तेज़ी से उसकी जो है लर्निंग स्किल्स जो है डेवलप होती है, बहुत तेज़ी से वो सीखता है ना। तो ये चीज़ है, तो ये जो सिद्धांत है जॉन डुई का है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है, इसको बस लिख लीजिए। लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। जब बच्चा स्वयं से कोई कार्य करता है, तो वो कार्य जो है उसके लिए बहुत तेज़ी से उस कार्य को सीख जाता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डुई। नेक्स्ट, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था पर आधारित निर्णय होते हैं। तो नैतिक विकास के प्रारंभिक अवस्था पर आधारित निर्णय होते हैं। तो ये जो आंसर है 11वें का, ये आंसर है दंड और पुरस्कार पर आधारित होते हैं। तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
प्री कन्वेंशनल लेवल में दो और जो है चरण मान लीजिए, तो वो चरण थे दंड और आज्ञा पालन, जो कि ये दिया हुआ है, और दूसरा था आत्म अभिरुचि तथा या प्रतिफल कह लीजिए पर्सनल रिवॉर्ड वाला, मतलब पुरस्कार के बदले जब पुरस्कार दोगे तब मैं कुछ दूंगा, है ना, एक्सचेंज में आपको क्या दिया गया, इस पर आधारित था। ठीक है, तो जो पहला मैंने आपको बताया प्री कन्वेंशनल लेवल में, इसमें नैतिकता नहीं होती बच्चों में, बिल्कुल भी नैतिकता नहीं थी। जो भी नैतिकता मिलती है वो हमें बाहर से मिलती है, बाहर से मतलब माता पिता के द्वारा या आसपास सगे संबंधी, ये सब जो है बच्चे को नैतिकता का जो है पाठ पढ़ाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं होती। बच्चा किसी भी चीज़ के लिए निर्णय खुद नहीं लेता है, बल्कि बनाए हुए मानक के आधार पर लेता है। ठीक है, बनाए हुए मानक क्या है कि अगर सही काम करेंगे तो ही ठीक है, नहीं तो बेटा कूटे जाएंगे, मम्मी जो है कूटेगी, दंड मिलेगा, अगर गलत काम किया तो दंड मिलेगा और सही काम किया तो पुरस्कार मिलेगा। तो ये उसका मानक है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नैतिकता की उपस्थिति किसमें होती है, तो आंसर है यहाँ पे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें कहा जाता है कि बच्चे के अंदर नैतिकता के गुण आ चुके होते हैं, वो सही और गलत का निर्णय कर लेता है, सही चीज़ों को पहचान करना सीख जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छे और बुरे का बोध करने लग जाता है। तो यहाँ पे नैतिकता की उपस्थिति होती है, नैतिकता बच्चे में मौजूद होती है। बातें यहाँ पे समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास एवं एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, इसका क्या अर्थ है? तो यहां पे आंसर है बाल विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है, मतलब एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। तो आंसर हो गया सी। अचानक विकसित होता है, असंगत होता है, क्रम नहीं होता है, ये आंसर यहां पे नहीं होगा। शिक्षक कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता को कैसे कम कर सकते हैं? तो 13वें का आंसर क्या है, तो सभी को समान अवसर और जिम्मेदारियां देना। इस आधार पर हम जो है लोगों में जेंडर रूढ़िबद्धता को हम कम कर सकते हैं, मतलब लड़का और लड़की में भेद को कैसे कम कर सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब हम उनको अलग बैठाना बंद कर दें, सबको एक साथ बैठाएं, लड़का और लड़की में कोई भेद ना करें। ये तभी हो सकता है जब लड़के और लड़कियों को समान रूप से कार्य दे, कठिन और सरल के आधार पर नहीं दे। ये तभी हो सकता है जब लड़के और लड़कियों में कोई विशेष अवसर न देखें, है ना, और सभी को समान जिम्मेदारियां दे, है ना, सभी को समान रूप से जिम्मेदारियां दे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां केवल जो है रंगोली बनाएंगी और लड़के जो है बाहर का जो है डेकोरेशन करेंगे, ऐसा नहीं है। लड़कियां भी बाहर का डेकोरेशन करेंगे और लड़के जो है रंगोली बनाने में भी मदद करेंगे। तो ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि दिया था सिगमंड फ्राइड ने। अब सिगमंड फ्राइड ने ये सिद्धांत दिया था, है ना, ये क्या है, इसके तहत सिगमंड फ्राइड ने 3 तरीके चीजों को डिफाइन किया था, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड में क्या होता है, दबी हुई इच्छाएं होती हैं बच्चे में। दबी हुई इच्छाएं किसमें होती हैं, इड में होती है। ईगो में क्या होता है, ईगो में होता है तार्किकता आधारित, मानवतावादी। बच्चा यहाँ पे मानवतावादी है, मानवतावादी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बच्चा बुद्धि, चेतना, तार्किकता का जो है प्रयोग करता है। सुपर ईगो में क्या होता है, इसमें बच्चे में जो है पूरे फुल रूप में नैतिक मूल्य आ जाते हैं। हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी हो सकता है। गलत है तो गलत है, जान चली जाए लेकिन हम जो है इस चीज़ को नहीं जानेंगे, अपने मेरे ये उसूल मैं ये तोड़ने नहीं दूंगा अपने उसूलों को। और फिर कोई नेता आकर के उसको गोली मार जाता है। ठीक, ऐसा कुछ समझो। तो सुपर ईगो वाली जो है धारणा यही कहती है कि आदर्शवादी होता है ना, सही और गलत में सिर्फ उसी को चुनेगा जो सही है। ठीक, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के अनुसार सीखने की कुंजी है। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है सीखने, तो ये अभ्यास पर आधारित है। ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। इन्होंने सीखने का नियम दिया था, 3 जो है सीखने के नियम, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अभ्यास मतलब निरंतर अभ्यास करेंगे, डेली अभ्यास करेंगे, गलतियां करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, ये इस पर आधारित है। तत्परता दिखा के, किसी चीज़ में रुचि दिखाकर, इंटरेस्ट दिखा करके जो है आप सीखने का जो है क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और किसी के प्रभाव में आकर के भी आप जो है अपने सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
फ्रॉइड के व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? तो सिगमंड फ्रॉइड, जिसे लैंगिक सिद्धांत भी दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने जो है 3 घटक दिए थे, इड, ईगो, सुपर ईगो। संवेगात्मक विकास का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो संवेगात्मक विकास, संवेग, इमोशंस, इमोशंस नहीं होता, संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस। तो इसका प्रभाव पड़ता है परिवार और वातावरण पर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। सक्रिय अधिगम में छात्र की भूमिका होती है, तो देखिए सक्रिय अधिगम, जहां पे सक्रिय अधिगम को हम कह सकते हैं एक्टिव लर्निंग कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो छात्र की भूमिका होगी एक्टिव लर्निंग में, निष्क्रिय श्रोता तो होगा नहीं, निष्क्रिय तो नहीं हो सकता, सक्रिय होगा, केवल उत्तरदाता होगा, केवल केवल हटा दो, आंसर हो गया ऑप्शन सी, रचनात्मक भागीदार होता है, आंसर हो गया यहाँ पे सी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो सिद्धांत है ये बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। ये पेपर बहुतों को जो है थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, मॉडरेट टाइप का लग रहा होगा। ठीक है, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये आज का पेपर में जो आपके क्वेश्चंस कितने सही हुए हैं। ठीक है, इस आधार पे मुझे ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने में आसान हो जाता है कि मैं पेपर मतलब अभी आपको किस तरीके के पेपर देना चाहिए। ठीक, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है कहते हैं ना, ऑब्जर्व करो पहले, तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग मतलब ऑब्जर्व करके सीखना। इसमें बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं बल्कि दूसरों के व्यवहार को भी देख करके सीखता है, तो ऑब्जर्व करके सीखता है बच्चा। तो इन्होंने जो है किस पर जो है प्रयोग किया था अल्बर्ट बंडूरा ने? इन्होंने बेबी डॉल पर जो है, बेबो डॉल नाम था उसका, DOLL ले लो। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें क्या है, एक व्यक्ति जो है गुड़िया को मारता है, तो बच्चा भी थोड़े समय के बाद गुड़िया को मारने लगता है, क्योंकि वो आप ऑब्जर्व करके सीख रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चा अक्सर जो है आप लोगों की नकल करते हैं, आप जैसा बोलते हैं, जैसा बात करते हैं, आप जैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे बच्चे जो है आपकी एक्टिंग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को गलत चीज़ों से, गलत संगत से दूर रखिए, जैसे फ़ोन जो है, या बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करिए, गाली गलौज मत करिए, है ना। इस तरीके की भाषा मत अपनाइए, ताकि बच्चे सुनेंगे तुरंत सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस अवस्था से जुड़ा हुआ है? तो देखिए ये जो शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये शब्द जुड़ा है सिगमंड फ्रॉइड से। ये शब्द जुड़ा है सिगमंड फ्रॉइड से। ठीक है, और ये जो है किस अवस्था से जुड़ा है? तो लिंग अवस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे क्या होता है, एक जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक लड़के का अपने जस्ट अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम दिखाना, लड़के का अपोजिट सेक्स के प्रति प्रेम दिखाना। तो आमतौर पे ये उम्र जो होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली, वो बताई जाती है 3 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष तो किसी लड़की को लेकर के तो उतना नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे जो है लड़के का माँ के प्रति प्रेम को जो है दर्शाने को जो कहा गया है, जो नाम बताया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। लड़के का माँ के प्रति अगर प्रेम बताया जा रहा है तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स, और अगर लड़की के प्रति माँ के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति मतलब पिता के प्रति दिखाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। तो ये जो दो चीजें हैं, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स मतलब लड़की का पिता के प्रति जो है प्रेम दिखाना, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है, लड़के का माता के प्रति जो है प्रेम दिखाना। और इसमें क्या होता है, ओडिपस में अपोजिट जो सेम जो है सेक्स के लिए सेम मतलब लिंग के पर जो है अट्रैक्शन जो है कम रहता है, या फिर ईर्ष्या की भावना होती है। जैसे लड़की जो है मम्मी से कम जो है प्रेम थोड़ा सा रहता है, लेकिन वो पापा की बड़ी लाडली होती है। उसी तरीके से लड़के जो है माता के प्रति जो है ज़्यादा जो है इसीलिए कहा जाए मम्माज बॉय कहा जाता है, फादर्स बॉय नहीं कहते, मम्माज बॉय कहते हैं, इसी वजह से, है ना। और पापा की परी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए।
कंस्ट्रक्टिविज्म की अवधारणा पर आधारित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? तो इस अवधारणा का आधारित है कि अनुभव और खोज आधारित अधिगम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो 3 तरह की बुद्धि है, ये इस बुद्धि को जो डिफाइन किया था स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। पहली बुद्धि परीक्षण आईक्यू टेस्ट किसने बनाई थी? तो आईक्यू टेस्ट जो है किया था बिने और साइमन है, इसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। इकाई योजना जिसे कहते हैं हम यूनिट प्लान का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यूनिट प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वो विषय को रटाना नहीं होता, समय बचाना नहीं होता, बल्कि व्यक्तिगत शिक्षण देना होता है। आंसर हो गया ऑप्शन सी सही जवाब होगा। मनोबल या मोटिवेशन का शिक्षण में क्या योगदान है? तो मोटिवेशन का शिक्षण में योगदान है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? एक बाहर से दी गई ऊर्जा होती है जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अब वो ऊर्जा या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। अब मान लो किसी को जिंदा रहने की, किसी को अच्छा बनाने की मोटिवेट कर रहा है कि बेटा जीवन में कुछ करो, मेहनत करो, ये करो, और किसी को फांसी लगने की मोटिवेट कर रहा है कि मर जाओ बे साले, क्या ही जीवन बचा हुआ है, ये वो ऐसा ऐसा करके उसको और दुखी कर दो, पता चलो जो करना ही करना था वो भी कर गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रूप में भी हो सकती है। ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे शक्तिशाली उपकरण क्या है? तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। मतलब व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, समाज और संस्कृति के परस्पर दायरे में रह कर के अंतःक्रिया में एक दूसरे के साथ संपर्क रह कर के जो है सीखता है। तो यहाँ पे समाज और संस्कृति तो है नहीं, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है। तो वाइगोस्की ने 3 चीज़ों को महत्व दिया था, सामाजिक, सांस्कृतिक और एक भाषा। इन तीनों को जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था। आंसर हो गया ऑप्शन बी। हेड टू टो जिसे कहते हैं हम सेफेलोकॉडल, और सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब सेंटर से मध्य भाग से बाहर की ओर, है ना, ये इसे कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल नियम। किससे संबंधित है? तो देखिए ये नियम संबंधित है वृद्धि और विकास से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। सेफेलोकॉडल जहाँ पे व्यक्ति का जो विकास होता की प्रक्रिया होती है वो सर से शुरू होती है और पैर की तरफ बढ़ती है। तो सिर से पैर की ओर बढ़ती है। सेफेलोकॉडल प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? विकास की प्रक्रिया जो है मध्य भाग से शुरू होकर के उसके बाहरी केंद्र की तरफ जाती है, परिधि की ओर जाती है। तो आंसर हो गया यहाँ पे प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये दोनों चीज़ें जो है पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो डायग्नोस्टिक क्यों किया जाता है? तो डायग्नोस क्यों किया जाता है? डॉक्टर तुम्हारा डायग्नोस क्यों करता है? इसीलिए करता है ताकि वो समस्याओं को पहचान पाए। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे ए, समस्याओं को पहचानने के लिए जो है डॉक्टर डायग्नोस करता है। ठीक है, बालक शिक्षा का केंद्र है और शिक्षक सहायक है, यह विचार किस पद्धति से मेल खाता है? तो जो बच्चा होता है शिक्षा का केंद्र होता है और टीचर उसका सहायक होता है। तो ये जो है ये आंसर है यहाँ पे 29वें का, ये प्रगतिशील जो है पद्धति से मेल खाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अनुकूलन शब्द किस विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो देखिए अनुकूलन है ना, ये शब्द जो है एडाप्टेशन जिसे कहते हैं, तो ये शब्द जो है पियाजे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है अनुकूलन? तो व्यक्ति जो है अपनी परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलता है, अनुकूलित करता है, एडॉप्ट करता है। जिस वातावरण में रहता है उसी के वातावरण को एडॉप्ट करने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।